लगता है इस घर का मालिक आ गया। लेकिन अगर घर का मालिक है तो घर के दरवाजे पर दस्तक देने की क्या ज़रूरत, और सीधा अंदर आ सकता था। दबे पैरों से वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगा। अभी भी दरवाजे के ऊपर दस्तक हो रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। वो काफ़ी डर गया था। अब दरवाज़ा 10 से 15 फीट की दूरी पर ही था कि तभी लगातार होने वाली दस्तक एकदम से बंद हो गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। ना किसी तरह की आवाज़, ना दरवाजे पे कोई दस्तक, बिल्कुल शांत। पर कहते हैं ना, हद से ज़्यादा सन्नाटा इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। वह लड़का भी उस जानलेवा सन्नाटे से काफ़ी डरा हुआ था। उसकी खौफ से भरी नज़रें उसी सामने वाले दरवाजे के ऊपर टिकी हुई थी। डर की वजह से उसे अपने दिल धड़कने वाले दिल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इतनी देर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक आखिर क्यों रुक गई। वह दरवाजे की तरफ देख रहा था कि तभी उसके पीछे से सीढ़ियों के ऊपर कोई तेज़ी से दौड़ता चला गया। पीछे से आए उन कदमों की आवाज़ से वह चौंक कर झट से पीछे मुड़ा और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड वह टॉर्च की रोशनी में कमरा ठीक से देखने लगा। उस गहरे सन्नाटे में अब उस जगह रुकने से भी उसे डर लग रहा था। यहाँ से निकलने में ही भलाई है, इतना कहकर उसने रोशनी फिर एक बार सीढ़ियों पर डाली थी कि तभी उसके पीछे वाले दरवाजे से कुछ हलचल होती उसके कानों पर पड़ी। धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर वह पीछे देखने लगा। वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। पुरानी लकड़ी से बने दरवाजे की कर कर ऐसी आवाज़ उसके दिमाग को जैसे कुरेदे जा रही थी। दोनों तरफ का दरवाज़ा आधा ही खुला वैसा ही रह गया। उसकी नज़रें दरवाजे के बाहर टिकी हुई थी। बाहर रात के गहरे सन्नाटे ने जैसे सब कुछ निकाल लिया हो, और जो भी रात के बाहर निकालता उसे भी वो निकलने के लिए तैयार बैठा था। उस लड़के के दिल में बैठा डर उसे घर में रुकने के लिए मना कर रहा था, तो दूसरी तरफ घर में बाहर फैला खौफनाक अंधेरा जैसे किसी काले अजगर की तरह उसे निकलने की बात में दुबक कर बैठा था। उसने फैसला किया, अब यहाँ नहीं रुकना है। सामने वाले दरवाजे से दौड़ते हुए बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास जाकर वहीं रात गुजारूंगा। चारों तरफ अपनी डर भरी नज़रें घुमाई और सामने वाले उस दरवाजे को देखा। हिम्मत जुटाई और अब वो तेज़ी से उस दरवाजे की ओर दौड़ने वाला था, पर वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली। कॉफ़ी का एक घूंट लेकर कप नीचे रखते हुए उसने पूछा, उसके पैरों में ऐसा क्या था जिससे वह इतना डर गया। पता नहीं, पर 2 दिन बाद उसकी लावारिस गाड़ी उसी घर के सामने वाली सड़क पर मिली। उसके पेट के नीचे के आधा कटा हुआ शरीर उसी बंगले के कुएं में पड़ा मिला। ऊपर का आधा शरीर कहाँ गया किसी को पता नहीं। इस घटना को 1 साल हो गया कहकर मेरे दोस्त ने खाली कप टेबल पर रख दिया। उसकी डरी हुई शक्ल को देखते हुए मैंने कहा, आज तक इतनी भद्दी बकवास और बेहुदा भूतिया घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी। और नहीं तो क्या, जिसके अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक है वह झट से समझ जाएगा जिसके साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ। अगर उसकी लाश नहीं मिली तो यह सब बताया किसने? उसके भूत ने? इतना कहकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। मेरी बात सुनकर शायद मेरा दोस्त थोड़ा खफा हो गया। मैंने दोबारा भाभी जी की ओर देखा और कहा, भाभी जी बुरा मत मानना, लेकिन आपके पति कुछ ज़्यादा ही डरपोक हैं। मेरी बात सुनकर भाभी जी ने कहा, वे डरपोक नहीं हैं, बस चीज़ों की कदर करना नहीं जानते। इतना कहकर वे सोफ़े पर से उठी और बोली, आप दोनों बात कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ।
और वो किचन में चली गई। मेरी नज़रें उन्हीं को पीछे से निहार रही थी। काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक थी। तुम्हें इन सब बकवास चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मेरे दोस्त की आवाज़ ने एकदम से चौंक गया। मतलब तुम्हें भूत प्रेत ऐसी बातों से दूर रहना छोड़, अगर मेरा बस चले तो मैं उनके साथ रात बिताऊं। विनीत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। रात और भूतों के साथ? हाँ, सही सुना। 30,000 रुपये। अगर तुमने सिर्फ एक रात उस घर में बिताई तो मैं तुम्हें पूरे 30,000 दूंगा। बोल लगाता है शर्त। अब मेरी बोलती बंद हो गई। उसने एकदम से शर्त लगाई। शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही उकसाया था। यार क्या बात कर रहा है तू? तभी खाना लेकर विनीत की पत्नी बाहर आई। क्या बातें हो रही हैं? आपके पति उस भूतिया बंगले में जाने के लिए शर्त लगा रहे हैं। फट गई। मुझे पता था। गरजने वाले बरसते नहीं। शायद तुझे याद होगा, साल भर पहले अब पहली बार हमारी पहचान एक बस के अंदर हुई। तब भी तुम यही कह रहे थे कि भूत प्रेत सब बकवास है। आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, भूत प्रेत बकवास है यह साबित करो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। मेरा ऐसा कहते ही जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मजाक को जैसे मैंने सीरियसली ले लिया था। लेकिन मेरे दोस्त की पत्नी काफ़ी परेशान लगने लगी। देवर जी, शायद आप उस घर के बारे में कुछ नहीं जानते। वो शापित घर है। वहाँ पर जाना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वह इसलिए चिंता कर रही है क्योंकि उसे उस घर के बाहर में सब कुछ पता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस घर के बारे में सब कुछ जान लो। खाना खाते वक्त वह मुझे घर के बारे में सारी जानकारी देता रहा, सारी घटनाएं बताता रहा, लेकिन मैं सब कुछ मजाक में उड़ाते हुए हंसकर भाभी जी की खूबसूरती को निहारता रहा। उस रात काफ़ी देर तक मेरा दोस्त मुझे वहां ना जाने के लिए मनाता रहा, पर मैंने एक नहीं सुनी। उसने काफ़ी समझाया। मैं चुपचाप मुस्कुराते हुए दोनों को बाय बोलकर अपनी कार से घर के लिए निकला। काश उस वक्त मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लगता है कोई आवाज़ आ रही है, एक जानी पहचानी आवाज़ जो कुछ देर पहले मैंने सुनी थी। ज़मीन पर किसी के घसीटे जाने की आवाज़ उस दरवाजे के बिल्कुल दूसरी तरफ से आ रही है। मतलब वह शैतानी ताकत इस दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद है। मतलब वो किसी भी वक्त दरवाजे से होती हुई भीतर आ सकती है। डर के मारे मेरे बदन से इतना पसीना आ रहा है कि मेरे सारे कपड़े पसीने की वजह से गीले हो चुके हैं। मेरा गला इस तरह से सूख चुका है कि जैसे कोई इंसान तपती आग, उगलती धूप में बंजर वीरान रेगिस्तान की पीली गर्म रेत पर कोसों मील बिना पानी के चलकर थक गया हो। रात के 3:30 हुए हैं। समय किसी बूढ़े थके कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कब तक मैं ऐसे किसी लाश की तरह पड़ा रहूं? यहाँ से भागना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे वो सीढ़ियाँ उतरनी होंगी। यहाँ आते वक्त मैं धीरे धीरे वह सीढ़ियाँ चढ़कर आया हूँ, क्योंकि वह सीढ़ियाँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। अगर यहाँ से भागते हुए मेरे पैर से कोई कमज़ोर लकड़ी टूट गई और उसके अंदर मेरा पैर फंस गया तो मैं बेमौत मारा जाऊँगा। और वैसे भी मैं आवाज़ नहीं कर सकता। जिंदा रहना है तो लाश बनकर ऐसे ही पड़े रहना होगा सुबह होने तक। क्योंकि उस रात खाना खाते वक्त मेरे दोस्त ने उस घर में घटी एक घटना के बारे में बताया था। सुबह होने तक तू उस घर से निकल नहीं सकता। उस घर के भीतर जो शैतान है वो कैसा दिखता है यह किसी को नहीं पता, पर वो वहाँ से किसी को जिंदा बाहर जाने नहीं देता। ये डरावनी सच्चाई है। अरे बेवकूफ़, तुझे सब भी लगता है वह कोई शैतानी या बुरी आत्मा है।
चल मैं तुझे दिखाता हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं। मैं घर से जिंदा निकलूँगा। बुरी आत्मा, तू काफ़ी अनजान है यार। और खाना खाते हुए उसने एक रहस्य बता दिया। इस हादसे को तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए। उस घर में पति पत्नी रहते थे। उसका पति शैतानी ताकतों को अपने वश में करने के लिए पूजा पाठ करता था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। एक रात दोनों अपने बेड पर सो रहे थे कि तभी आधी रात को किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। पति दरवाज़ा खोलने के लिए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। उसके पीछे उसकी पत्नी भी चुपचाप नीचे आ गई। पति ने दरवाज़ा खोला और झट से हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया। उसका पति नीचे बैठते ही पत्नी की नज़र दरवाजे की बाहर खड़ी उस चीज़ पर पड़ी। एक अजीब सी काली परछाई दरवाजे पर खड़ी थी जो पानी की तरह तरल और आकारहीन लग रही थी। उसे दरवाजे पर देखते ही वह औरत डर के मारे कांपने लगी, मगर हिम्मत जुटाकर उसकी पत्नी सब कुछ देख रही थी। उस शैतानी आत्मा ने उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर सबसे शक्तिशाली बनाने का वचन दिया, पर शरीर में प्रवेश करने से पहले उसे अपनी पत्नी की बलि देनी होगी। वो भी बिना समय गंवाए अपनी पत्नी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। यह विधि 2 दिन बाद पूनम की रात पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के वक्त संपन्न करनी थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी ने सब सुन लिया था। पूनम की रात आ गई। चांद पूरी शिद्दत से अपनी सफ़ेद चांदनी चारों ओर उड़ेल रहा था। उस आदमी की नींद उड़ गई थी। उस वक्त चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला था। उस आदमी ने तैयारी पूरी कर ली। पूजा पाठ की सामग्री जमा कर अग्नि प्रज्वलित की। पास ही तेज धार वाला खंजर छुपा कर रखा। बेड पर सोई पत्नी को दोनों हाथों से उठाकर पूरा स्थल पर लेकर रख दिया। पत्नी आधी खुली आंखों से सब शांति से देख रही थी। वो घर के तहखाने में थी। बीच में यज्ञ कुंड धूं-धूं करके जल रहा था। हवन कुंड में लाल पीली आग की लपटें जैसे नाच रही थी। उस अग्नि कुंड में एक एक चम्मच घी अग्नि में अर्पित करते हुए वो कुछ मंत्रों का जाप लगातार कर रहा था। कुछ ही देर में उस तहखाने के एक कोने में कुछ हलचल हुई और वहीं पानी की तरह तरल परछाई स्पष्ट होने लगी। चंद्र ग्रहण शुरू हो गया और वो शैतानी आत्मा उसके भीतर प्रवेश करने लगी कि तभी अंधेरे में छुप कर बैठा एक इंसान झट से बाहर निकला। उसके हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी हवा में लहराई और एक के बाद एक घाव उसके पेट पर होने लगा। कुछ ही पल में उसके पति के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। पेट के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों हिस्से अलग होकर ज़मीन पर फड़फड़ाने लगे। वो शैतान उसके पति के नीचे वाले आधे हिस्से में रह गया। उसके पति के टुकड़े करने वाले उस इंसान ने उसके पति के शरीर का निचला हिस्सा, जिसे शैतानी आत्मा ने जकड़ रखा था, उसे घर के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया और ऊपर का हिस्सा कभी नहीं मिला। मतलब शिकारी खुद शिकार बन गया। अपनी पत्नी को बलि चढ़ाने चला था। पत्नी के आशिक ने उसकी ही बलि चढ़ा दी। कहते हुए मैं ठहाके मार के हंसने लगा। सही कहा, पत्नी के अपने प्रेमी से अपने शैतान पत्नी को ख़त्म किया। तब से लेकर अब तक उस घर में हर साल चंद्र ग्रहण की रात बलि दी जाती है, पर गर्दन काट कर नहीं बल्कि पेट से काटकर 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा कुएं में फेंका जाता है तो दूसरा उसी घर के एक अनजान कमरे में रखा जाता है। क्या बात है यार, मतलब शिकारी खुद ही शिकार बन गया। अपनी पत्नी की बलि चढ़ाने चला था, पत्नी के आशिक ने उसकी ही बलि चढ़ा दी। कहते हुए मैं ठहाके मार के हंसने लगा। उसने दोबारा मेरी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, तब से लेकर अब तक शरीर का आधा निचला हिस्सा रात के अंधेरे में कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा और ऊपर का हिस्सा पूरे घर के भीतर हाथों से घसीट कर घुमाता रहता है। लेकिन चंद्र ग्रहण में कुछ ही दिन पहले वो आत्मा उस औरत को परेशान कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है
और चंद्र ग्रहण पर बलि मिलने के बाद बलि दिए गए शरीर में प्रवेश कर उस औरत के शरीर को अगले चंद्र ग्रहण 1 साल के लिए छोड़ देता है। कैसी कैसी बकवास बातों पर तुम यकीन करते हो यार। गर्दन काटो बलि दो। साला भूत भी नॉन वेजिटेरियन लगता है। ना बलि तो दी जाती है पर गर्दन काटकर नहीं, बल्कि उसी घर की किसी अलमारी में रखी एक तेज़ धार वाली कुल्हाड़ी से। हाँ, वही कुल्हाड़ी जिससे 10 साल पहले उस घर के मालिक के 2 टुकड़े किए गए थे। उसी कुल्हाड़ी से वार करके पेट से काटकर 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा कुएं में फेंका जाता है तो दूसरी इसी घर में एक कमरे के भीतर अलमारी में रखा जाता है। कुछ शैतानी मंत्रों की वजह से वह शरीर सुबह तक जिंदा रहता है और फिर उस शरीर पर शैतानी आत्मा कब्जा कर लेती है। अगले चंद्र ग्रहण तक शरीर के दोनों हिस्से रात के वक्त घर में घुसे रहते हैं। कहते हुए उसने एक पुराना न्यूज़पेपर मेरे हाथ में दिया। ऊपर शीर्षक लिखा था रात, और उसके नीचे पूरी कहानी लिखी थी जो मेरे दोस्त ने मुझे अब तक सुनाई थी। मैंने भाभी जी और मेरे दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग भी ऐसी कहानियों पर यकीन कर बेवकूफ़ बनते हो। अरे यार, ये सिर्फ एक कहानी है, एक राइटर के खाली दिमाग की उपज। देखो, नीचे लिखा भी है काल्पनिक कहानी है। नीचे काल्पनिक इसलिए लिखा गया है कि कोई राइटर पर विश्वास को बढ़ाना देने का केस न ठोके। ठीक है, मैं उस घर के भीतर जाऊंगा, रात भर रहूंगा और सब कुछ देखूंगा और ये सब बकवास है ये साबित करूंगा। वह भी इस आने वाले चंद्र ग्रहण की रात को। मेरा दोस्त मुझे समझाता रहा पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। शर्त के मुताबिक मैं रात करीब 10 या 10:30 बजे मैं इस घर में आया। शुरू में कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे कुछ अजीब सी घटनाएं मेरे साथ घटने लगी। जब घर का मेन डोर खोलकर घर के भीतर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया, सब कुछ शांत लग रहा था। घर के भीतर अंधेरा होने के कारण मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। चलते चलते पूरा घर निहारने लगा। तभी मेरे साथ किसी और के कदमों की भी आवाज़ मुझे आ रही थी। पहले लगा शायद घर काफ़ी दिनों से बंद होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है, पर कुछ ही देर में मेरा वहम दूर हो गया, क्योंकि एक जगह रुकने के बाद भी वह कदमों की आवाज़ आती रही और दरवाज़ा खुलने के आवाज़ के साथ बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घर का मेन डोर खुला हुआ था। मैं हैरान हो गया क्योंकि अंदर आते वक्त मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मुझे लगा कोई चोर लुटेरा पुलिस से बचने के लिए यहाँ दुबक कर बैठा है। मैंने दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया और टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में घर को ठीक से देखने लगा। घर का सामान काफ़ी पुराना हो चुका था। सोफ़ा, टेबल, अलमारी, छत पर लटकने वाला पंखा, दीवार पर टंगी पेंटिंग, हर चीज़ पर धूल मिट्टी की मोटी परत जम गई थी। छत के कोनों के साथ खिड़की पर लगे कांच के टूटे दरवाज़ों पर मकड़ी के जाल बने थे। टूटे हुए रोशनदान, सब कुछ वैसा ही पड़ा था, फिल्मों में दिखाए जाने वाली भूतिया हवेली के जैसा घर का मंजर हो रहा था। मैं कुछ ही कदम भीतर की ओर चला था कि तभी मेरे पीछे उस मेन डोर पर दस्तक हुई। लगने लगा जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं गुस्से से दरवाजे की ओर तेज़ी से गया और दरवाज़ा खोला, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। दोनों तरफ ठीक से देखा, मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ा और घर के भीतर आने लगा। और उस वक्त मैंने अपने साथ चलने वाले किसी और की आहट भी पूरी तरह से महसूस की। उन कदमों की आवाज़ सुनकर मैं रुक गया, लेकिन वह कदम चलते ही रहे, वह आवाज़ आती ही रही। आवाज़ कहाँ से आ रही है यह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह आवाज़ दूर दूर जाते हुए साफ साफ सुन रहा था। मैंने सोचा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई मेरे साथ खेल रहा है, मतलब कोई और भी इस घर में पहले से ही मौजूद है, या मेरे दोस्त ने कोई प्लान बनाया है मुझे डराने का। और दोबारा सब कुछ जैसे शांत हो गया। ना कदमों की आवाज़, ना कोई आहट,
ना किसी की मौजूदगी का एहसास। चारों ओर फैला गहरा सन्नाटा मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं इस जगह अकेला हूँ, पूरी तरह अकेला। मैं घर के अंदर उन सीढ़ियों से चलकर ऊपर आने लगा। टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में वह लकड़ी की सीढ़ियाँ काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। लग रहा था अगर थोड़ा सा भी वज़न पड़ेगा तो वह बीच से टूटकर मेरा पैर इस वीडियो के अंदर फंस जाएगा। मैं संभल कर पैर रख रहा था, पर एक सीढ़ी पर मेरी नज़र लग गई। उस सीढ़ी पर खून जमकर सूख चुका है, जैसे कई सालों से वह धब्बे वैसे ही उसी जगह पर हैं। ना किसी ने उनको देखा, ना किसी ने साफ़ किया। उन धब्बों पर पैर रखकर मैं ऊपर चला गया। ऊपर 2 कमरे थे, जिससे एक दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मैंने रोशनी खुले दरवाजे के अंदर डाली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे के भीतर गया। पूरे कमरे में रोशनी डालते हुए सब कुछ ध्यान से देख रहा था। कुछ सामान जो काफ़ी पुराना जर्जर बन गया था। मैं कमरे की निगरानी कर रहा था कि तभी ऐसा लगा कोई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा है। मैं चौकन्ना हो गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी मेरे पीछे खुली खिड़की से एक हवा का झोंका आया और मेरे सामने वाला वह खुला दरवाज़ा उस हवा की वजह से धीरे धीरे बंद होने लगा। साथ ही सीढ़ियों से आने वाली आवाज़ें काफ़ी स्पष्ट हो रही थी, मतलब कोई ऊपर आ रहा था। ऐसी अजीब घटनाओं का डर क्या होता है, यह मैं ज़िंदगी में पहली बार महसूस कर रहा था। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद होने से पहले मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और दरवाजे को पकड़ लिया। मैंने दरवाज़ा खोला और तभी एक अजीब सा काला साया मेरे ऊपर झपटा। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा पूरा शरीर जकड़ रखा है। मेरा मोबाइल भी हाथ से छूटकर कहीं गिर गया। उसकी टॉर्च ऑन ज़रूर थी, पर वो ज़मीन की ओर होने के कारण पूरे कमरे में काला अंधेरा फैला था। डर के कारण दिल इस तरह से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। कुछ देर ऐसे ही जूझता रहा, पर डर के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। होश आया तो ज़मीन पर पड़ा था। मैं कितनी देर बेहोश था या कितनी देर से वहाँ पड़ा था, मुझे कोई कल्पना नहीं थी। होश आया ज़रूर, पर दिमाग पर अजीब सी धुंध चढ़ी थी, जैसे कोई बेहद नशीली चीज़ हमारे दिमाग से सोचने समझने की शक्ति मिटा देती है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। गर्दन घुमाकर देखा तो मेरा वह दोस्त मेरे पास ही बैठा था। मेरी तो जान में जान आई। मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि उस घर के मौत के चंगुल से मैं ज़िंदा वापस आ गया था। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और कहा, मांत्रिक बाबा सब ठीक कर देंगे। मैंने नज़रें घुमाकर देखा तो सामने वही मांत्रिक था जिसने कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की पत्नी का इलाज किया था। मेरा जिस्म पूरी तरह से जकड़ा हुआ लग रहा था। सामने जलती अग्नि में कुछ आहुतियाँ डालकर मांत्रिक बाबा ने ऊपर छत की ओर देखा। टूटे छत से पूनम के चांद की रोशनी मेरे ऊपर ही पड़ रही थी। उस चांद को देखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मांत्रिक बाबा की आवाज़ कानों में पड़ी, चलो अब तुम्हें उसका शरीर छोड़ना होगा। तुम्हारे लिए अब एक नया शरीर तैयार किया गया है। तुम उसके जिस्म में प्रवेश करके अपने शैतानी कामों को अंजाम दे सकते हो, पर इस बार भी तुम्हें पैरों के अंगूठे से ही जिस्म में प्रवेश करना होगा। मेरे कानों पर पड़ने वाली यह आवाज़ काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, पर काले अंधेरे में एक औरत की आकृति नज़र आ रही थी। काली साड़ी पहनी उस औरत का चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। उस औरत की तरफ देखकर मांत्रिक बाबा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। अपने आसन की दूसरी तरफ रखी एक धारदार कुल्हाड़ी उठाकर उसने मुस्कुराते हुए मेरे दोस्त के हाथ में देकर कहा, अगले कुछ मिनटों के भीतर तुम्हें इस काम को अंजाम देना होगा। मेरे कानों पर पड़ने वाली वह आवाज़ धीरे धीरे हल्की होने लगी। आँखों पर अजीब सी धुंध छाई गई थी। उसके बाद सिर्फ कुल्हाड़ी चलने की आवाज़ आ रही थी।
किसी के जिस्म के टुकड़े किए जा रहे थे, लेकिन मैं शांति से पड़ा था। दिमाग सुन्न पड़ गया था, पर मैं खुश हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और यहाँ लेकर आया। संजू, वो बुरी आत्मा अब जा चुकी है, लेकिन फ़िलहाल तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि चंद्रग्रहण की दूषित छाया में वो आत्मा दोबारा तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लेगी। अब तुम्हें सूरज निकलने का इंतज़ार करना होगा। सूरज निकलते ही तुम्हारे शरीर को सारी बुरी शक्तियाँ छोड़ देगी। तब तक यहाँ आराम करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपने जिस्म की जरा भी हलचल नहीं करनी है, वरना वो शैतान तुम्हारे जिस्म की मौजूदगी भांप लेगा। शैतान काफ़ी डरावना है। रात के अंधेरे में उसे देखकर कितना भी हिम्मत वाला इंसान हो, फिर भी हिम्मत टूट ही जाएगी। वह चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि उसका शरीर आधा टूट चुका है। पेट के नीचे का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए वो घसीटते हुए अपने हाथों के बल पर चलता है। फटे पेट से निकली हुई आंतड़ियाँ उसके पीछे काफ़ी दूर तक रेंगती रहती हैं। सड़न की वजह से पूरी तरह से काले पड़े जिस्म से निकलने वाली गंदी बदबू दिमाग को सुन्न कर देगी। वो ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। तब से लेकर अब तक मैं इस जगह चुपचाप लेटा हूँ, लेकिन हिल नहीं सकता। मेरी आंखें खुली हैं, जो सामने वाली दीवार के साथ हर कोने पर नज़र रखे हुए हैं। अब मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह होने का। पर क्या सुबह होगी? इस घर के बारे में सब कुछ जान लिया, पर कुछ सवाल के जवाब नहीं मिल रहे। 10 साल पहले जिस औरत ने या उसके प्रेमी ने उस आदमी की कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े किए, वो औरत अब कहाँ है? और इसे इस काम में मदद करने वाला शख्स कौन था? और चंद्रग्रहण से पहले उस औरत को इस घर में कैद आत्मा परेशान करने लगती है, तो हर बार बलि का इंतजाम कैसे करते होंगे? आज चंद्रग्रहण था, तो आज किसकी बलि दी जाएगी? जाने दो। इन सब से सब घुटन हो रही है। मुझे इस कमरे से निकलना होगा। लगता है मेरे सामने वाला दरवाज़ा खुल रहा है, मतलब दूसरी तरफ कोई है, मतलब वह अब आ रहा है भीतर मुझे ख़त्म करने। अब क्या करूं? अब जरा भी हलचल नहीं, एकदम चुपचाप रहता हूं, लाश की तरह। सिर्फ अपनी आंखें खुली रखता हूं ताकि नज़र रख सकूं उस पर, उस शैतान पर। दरवाज़ा भी धीरे धीरे खुल रहा है। उस दरवाजे से निकलने वाली कर कर की ऐसी आवाज़ चारों ओर फैले खौफनाक सन्नाटे की वजह से किसी नुकीले औजार की तरह कान के भीतर घुसते हुए मेरे भेजे में उतर गई है। सच कहूँ तो अब मेरे भीतर बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। डर के कारण मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हर इंसान की डर बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, जो मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब उस शैतान को देखने की मुझ में ज़रा भी हिम्मत नहीं बची, तो उसका सामना करना दूर की बात है। उस शैतान को जो करना है करे, मेरे टुकड़े करे, चितड़े करे, मुझे खा जाए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर सब कुछ शांत हो चुका है। हाँ, शायद दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया है, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही। भले ही मेरी आँखों बंद हैं, हर छोटी बड़ी आवाज़ सुन सकता हूँ, किसी भी तरह की हलचल महसूस कर सकता हूँ। इस वक्त ना मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ना किसी की हलचल महसूस हो रही है। क्या वह दरवाजे से बाहर खड़ा है? क्योंकि मुझे उसके अंदर आने की आहट महसूस नहीं हुई। क्या करूं? आंखें खोल कर देखूं? यही ठीक रहेगा। मैं धीरे धीरे आंखें खोल रहा हूं। दरवाज़ा खुला हुआ है, पर वो कमरा दरवाज़ा नहीं बल्कि अलमारी का दरवाज़ा है। अलमारी के भीतर एक तेज़ धार वाली कुल्हाड़ी रखी है, जिस पर लगे लाल खून के बूंदें धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। मतलब फिर से किसी की बलि चढ़ाई गई। और एक बात, अलमारी में एक तस्वीर है जिसमें एक अनजान आदमी नज़र आ रहा है। शायद वो इसी घर का मालिक होगा जिसका 10 साल पहले खून हुआ था। और उसकी बगल में ये औरत, ये तो मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दिमाग चकरा रहा है। ये सब क्या है?
नीचे उतरकर ठीक से देखता हूँ। शरीर पर लिपटी कंबल हटाकर नीचे उतरता हूँ। ये क्या? मेरे पेट के नीचे का हिस्सा कुल्हाड़ी से काटकर अलग किया गया है, बिल्कुल उस घर के उस मालिक की तरह।